हाय गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। हम लोगों का ये फर्स्ट डे है आज एल्गोरिदम का। तो आज हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर ऑफ एल्गोरिदम होता क्या है एंड मतलब क्यों इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। क्या ऐसी ज़रूरत पड़ी कि हम डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को पढ़ते हैं एंड यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ। तो आपने जितने भी सरकारी दस्तावेज होते हैं या जितने भी अपने सरकारी या भी आपने कुछ ऐसा कुछ दुकान भी देखा होगा, जो दुकानदार होते हैं कि जो अपना हर एक सामान या हर एक जितने भी आइटम है, ठीक है, तो वो अपने या तो जितने भी उनके कस्टमर होते हैं जो उधारी लेके जाते हैं या बार्गेनिंग वगैरह जैसे करके जाते हैं, तो उसको एक कॉपी में नोट करते हैं, ठीक है, एक रजिस्टर में नोट करते हैं, ठीक है। अब वो क्या होता है कि कुछ समय बाद जा करके वो भर जाता है, ठीक है। अब मान के चलो, अब मेरे को उसमें से ढूंढना है कि भाई एक राजेश का इतना पैसा बाकी है, ठीक है। अब वो कंफ्यूज है कि किस पेज में होगा। अब वो ढूंढता है, पेज खोलता है, ढूंढता है, पेज खोलता है, ठीक है। उसको कितना समय लग जाएगा ये चीज़ करने के लिए। तो इसी चीज़ के लिए आगे एक इन्वेंशन होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा, डेटा को अच्छे से स्टोर करना, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है ये, ठीक है। अब मान चलो कि अगर हमको विकास ही नाम का एक किसी भी बंदे का नाम ढूंढना होगा, तो क्या होगा? मैंने विकास टाइप किया, ठीक है, एंड उसका नाम आ गया, ठीक है। तो उसको एक ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करते हैं, जैसे कि उसकी एक आईडी से स्टोर कर देते हैं, एक उसके उसके एक नाम हो गया, एक उसका फ़ोन नंबर हो गया, ठीक है। तो यही काम होता है डेटा स्ट्रक्चर का कि डेटा को सही तरीके से स्टोर करना है, ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करना, जिससे कि हम लोगों को इजीली कोई भी काम हम कर सके। नाम ढूंढना हो, सर्च करना हो, ठीक है, या किसी का नाम डिलीट करना हो। हम जैसे कि पहले क्या था, रजिस्टर में किसी का नाम हम अगर लिख दिए तो भाई उसको तो हम क्या करेंगे, डिलीट तो कर नहीं पाएंगे, उसको काट सकते थे, ठीक है। वो तो भाई एक लाइन तो भाई भर गई मेरी, ठीक है। तो एक ये भी तरीका है इसमें कि हम डेटा क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट भी कर सकते हैं, ठीक। तो डेटा, ये समझ गए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम क्या होता है। डेटा मतलब जो डेटा होता है, जैसे नाम हो गया, एज हो गया, ठीक है, डेटा हो गया। और स्ट्रक्चर मतलब कि अच्छे से ऑर्गेनाइज करना। और एल्गोरिदम होता है कोई भी जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ठीक है। हम लोग स्टेप बाय स्टेप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं, आप जैसे कि मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊं एल्गोरिदम के बारे में। तो मान लो, ठीक है, मान लो कि मेरे पास एक अलमारी है, ठीक है, ओके। उसमें से हमको ब्लू शर्ट निकालना है। एक पार्टी है, मैं पार्टी में जा रहा हूँ, भाई मुझे ब्लू शर्ट निकालना है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? सबसे पहला स्टेप, आप अलमारी खोलोगे, ठीक। देन उसके बाद चेक करोगे कि मेरा ब्लू शर्ट कहाँ है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड कॉलम में है, या थर्ड कॉलम में, जो भी रैक बना रहता है ना, उसमें उसमें चेक करोगे, ठीक। थर्ड कॉलम में क्या, अगर मिल जाएगा निकाल लोगे, ठीक। फोर्थ में क्या होगा, मिल गया तुमको ब्लू शर्ट, देन उसके बाद अलमारी बंद कर दोगे, पहन के तुम निकल जाओगे।
तो देन क्या होता है, बस यही प्रोसेस होता है एल्गोरिदम में। किसी भी प्रोग्राम को, किसी भी एल्गोरिदम को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये होता है एल्गोरिदम। ओके, आइए हम और आगे देखते हैं। ठीक है, एल्गोरिदम। ओके बच्चों, एल्गोरिदम के 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, इसको बेसिकली समझ लीजिए ये। ठीक है, सबसे पहला होता है इनपुट। जो मैंने जो इनपुट लिखा है, सबसे पहला होता है ये इनपुट। इसका मतलब होता है कि कोई भी अगर हम प्रोग्राम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले डेटा मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई डेटा मिल जाए 10, 20, 30। ठीक है, ये आपको इनपुट मिला। ठीक, उसके बाद होता है आपका आउटपुट। ठीक, आपको जो आंसर मिलता है उसको आउटपुट बोलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद होता है, थर्ड आता है हमारा क्लियर स्टेप। ठीक है, जितने भी जो भी हम स्टेप कर रहे हैं, ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेप्स को हमको क्लियर दिखाना चाहिए। एल्गोरिदम में स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, उसके बाद होता है फॉर इन्फिनिटी स्टेट। ठीक है, जो भी एल्गोरिदम कभी इन्फिनिटी नहीं चलना चाहिए। ठीक है, कुछ समय बाद उसको स्टेप के बाद खत्म भी करना होता है। ठीक है, हम एल्गोरिदम, जितना हम एल्गोरिदम को शॉर्ट लिखते हैं, जितना भी एल्गोरिदम को हम साफ लिखते हैं, उतने को क्या होता है, जो भी हमारे एग्जामिनर होते हैं उसको अच्छा लगता है देखने में कि हाँ एल्गोरिदम इन्होंने साफ लिखा है, अच्छा लिखा है, देन इनको प्रोग्राम समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है पांचवा हमारा इफिशिएंट। इफिशिएंट क्या काम करता है, कम टाइम लेना, कम मेमोरी लेना एंड अच्छा एल्गोरिदम बनाना। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग इफिशिएंट। तो ठीक है बच्चों, ये समझ गए। अब आइए आगे समझते हैं। ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइम, स्पेस एंड कॉम्प्लेक्सिटी पे। ओके, तो सबसे पहले ये समझो कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं। तो एक चीज मुझे बताओ, जैसे कि अगर तुम अगर कॉलेज या स्कूल में हो, ओके, तो अगर तुम्हारे क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो उनका अटेंडेंस लेने में कितना समय जाएगा? भाई कम समय जाएगा, भाई 10 ही बच्चे तो हैं तो कम समय लगेगा। अगर उसी की जगह 1000 बच्चे होंगे तो कितना समय जाएगा अटेंडेंस लेने में? समय ज़्यादा लगेगा। तो ठीक इसी को कहते हैं टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, आसान में बताऊं, जैसे कि इनपुट बढ़ने पर जो भी प्रोग्राम होता है उसका टाइम निकालना, ठीक है, वो होता है टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक, तो इसको ज़्यादातर हम बीगो ऑफ ओम से हम यूज करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कैसे होता है मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ बीगो ऑफ क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जैसे कि ये होता है बीगो ओ। ठीक है, ठीक है बच्चों, इसको कहते हैं बिग ऑफ ओ। ठीक, तो यही जो होता है हमारा, हम लोग जो इसको लिखते हैं बिग ऑफ 1। ठीक है, इसको मैं अगली वीडियो लेक्चर में बताऊंगा अच्छे से कि ये कैसे होता है और कैसे इसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इसका एक मैं अभी आपको थ्योरी पार्ट बता दे रहा हूँ कि इसका मतलब होता है क्या है। जैसे कि आप, ठीक है, आप कोई क्लास में बच्चे हो, ठीक है, तो आपसे कोई पूछा कि आपके प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो हर बार में एक ही जवाब आएगा? ठीक है, हर एक बच्चा तो अलग अलग प्रिंसिपल का नाम नहीं लेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं जो तुरंत एक इंस्टेंट मतलब सवाल आए, सॉल्यूशन आए एक बार। ठीक है, उसको कहते हैं बिग ऑफ 1। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो अब मेरा आता है एक बिगो ऑफ एन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसका तो आप समझ लीजिए, जैसे कि आप क्लास में हो, ठीक है, आपको अटेंडेंस लेना है, तो आप क्या करोगे? एक एक बच्चे को देखोगे ना भाई, अटेंडेंस जब वो ले रहा है तो एक एक बच्चों को मैं देख रहा हूँ भाई। फर्स्ट लेना है तो फर्स्ट को देखा, सेकंड को लेना है सेकंड को देखा, मतलब सभी बच्चों को देखना होता है। तो एक एक जो देखना होता है उसको कहते हैं बिग ऑफ एन। ठीक है, ये मैं सबका मैं एग्जाम्पल अच्छे से मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से क्लियर होगा।
अभी बेसिकली मैं आपको थ्योरी बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका बीगो ऑफ लॉग एन, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ये क्या है, ठीक है। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि आप इमेजिन करो कि आप कोई डिक्शनरी लिए हो, ठीक है, उसमें आपको वर्ड ढूंढना है, तो वो आपका 500वें पेज पे है, ठीक है। तो फर्स्ट बार में आप 250वां पेज आपका खुल गया, मान के चलो 250 पेज खुल गया। तब आप इससे क्या इनिशियलाइज करोगे कि अभी मेरा क्या खुला है 250वां, मतलब कि 500 बड़ा है, तो आप, ठीक है, आप उसको छोड़ के आप क्या करोगे, अब 250वां और खोलोगे आगे, ठीक है। देखोगे भाई मेरा 500 है, मैं भी 250 खुला है, तो आप उसकी स्टेप और जाओगे, डायरेक्ट आप 250, ठीक है। तो जो 2 बार में जो पार्ट करते हैं ना, उसी को करते हैं हम लोग बीगो ऑफ लॉग एन, ठीक है। जिसको हम आप ये भी कर सकते हो, जिसको हम डिवाइड एंड कंक्लूड मेथड कहते हैं, जिसको हम कितने भी कोई प्रोग्राम दिया हो उसको हम 2 पार्ट में अगर हम डिवाइड करके करते हैं तो उसको कहते हैं हम डिवाइड कंक्लूड मेथड। और ज़्यादातर जो भी मेरा इसका जो टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी आता है, ठीक है, तो बीगो ऑफ लॉग एन ही होता है, ठीक है। ये भी इसका मैं सब एक साथ बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके बच्चों, ये समझ गए। देन नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट होता है हमारा बीगो ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, देखो बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो हमारे क्लास में मैं मान के चलो कि हैंड से करना है, ये मान चलो, ठीक है। हर एक बच्चों से हमारा हैंड से करना है, जैसे कि A B C D E, ठीक है। अब हर एक बच्चों से हमसे हैंड से करना है, सबसे पहले क्या करेगा, A B से हैंड से करेगा, फिर A C से हैंड से करेगा, फिर A D से हैंड से करेगा, एंड A E से हैंड से करेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है ना। एक ही का सबसे हैंड से कर रहा है। देन B क्या करेगा, B भी A से हैंड से करेगा, फिर B C से हैंड से करेगा, फिर B D से हैंड से करेगा, फिर B E से हैंड से करेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो इसी तरह हर एक हैंड से करेंगे, C भी करेगा, D भी करेगा, E भी करेगा एक साथ, ठीक है। तो इसमें हमको कितना टाइम लग जा रहा है, समय ज़्यादा लग जा रहा है भाई, सबके मतलब सब चेयर पे जाके सबके साथ हैंड शेक करना, ठीक है। तो इसमें हम क्या एंड समय लग जा रहा है, ठीक है, इसमें हमको एंड टाइम लग जा रहे हैं हमको, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं बीगो ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। मतलब इसको ज़्यादातर ऐसे कहते हैं, अगर एन हो तो एन स्क्वायर होता है, ठीक है, बीगो ऑफ एन स्क्वायर। तो कुल काम कितने हुए, मतलब टोटल वर्क कितना हुआ यहाँ पे, आप मांगे चलो मैं यहाँ लिखते हैं टोटल वर्क, तो एन इंटू एन, ठीक, इक्वल टू क्या होता है, एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी इसको ये मैं एक साथ में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे कैसे ये होता है, ठीक है। इसको ज़्यादातर हम यूज करते हैं हम लूप में, ठीक है। आप लोगों ने नेस्टेड लूप पढ़ा होगा, ठीक है, अगर नहीं तो मैं बताऊंगा कि नेस्टेड लूप क्या होता है, ठीक है। उसमें हम इसको यूज करते हैं, मैं इसका बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है। यहाँ तक के लिए मैं स्टॉप करता हूँ। देन आगे आपको और भी जो मेरे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों। देन